Welcome everybody. Uh, Today we will continue our discussion about the moment of inertia. In our previous lecture, we were discussing about the moment of inertia and the physical significance of moment of inertia. Okay, so today our discussion will continue about moment of inertia, and maybe in 2 or 3 lectures, coming lectures, this discussion will continue. Till then, we find or cover all the topics included in our syllabus. Okay, so मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर हम बात कर रहे थे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कि फिजिकल सिग्निफिकेंस को जब मैथमेटिकली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी बॉडी का आपको फाइंड आउट करना है तो उस बॉडी के जितने पार्टिकल से वो मेडअप है बॉडी, उसका मल्टीप्लाई आप स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ कर दो। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी ये जो डिस्टेंस मेजर की गई है उस एक्सिस से मेजर की गई है जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है। तो यहाँ से अगर आप इन सब पार्टिकल का फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर ले और फिर उन सबको ऐड कर दें, दिस समेशन suggests the sum of all moment of inertia of all particles by which this body is made up. So the total moment of inertia of the body is I equals to summation I mi ri square. So this is the मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिकली अगर समझने की हम बात करें तो फिजिकली हमने आपको बताया था कि जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में आप किसी बॉडी का जो मास है जो रोल प्ले करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, या फिर हम कहें लीनियर मोशन में किसी बॉडी का मास जो रोल प्ले करता है, ठीक उसी तरह से रोटेटरी मोशन में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है। ओके, और क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अबाउट inertia is that ki any body, if any body is in rest, then it will continue or to be wound into the rest, or any body if there is in the uniform motion in a straight line, then it will continue to its condition of uniform motion until or unless some external forces acts upon it. तो अगर किसी बॉडी का, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है और उस बॉडी का मास ज़्यादा है तो उस बॉडी के लीनियर मोशन की पोजीशन को डेविएट करने के लिए या चेंज करने के लिए, चेंज ओवर करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, या तो फिर वही बॉडी रेस्ट में है उस रेस्ट की पोजीशन को आपको बदलना है। क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर मास ज़्यादा है किसी बॉडी का तो उसके लिए जो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी वो ज़्यादा होगा। और अगर आपकी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ये हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन, या तो फिर आप कहें मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, जो भी आप बोलना चाहें, किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उस बॉडी को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन या प्रेजेंट पोजीशन आप इसे कहें, अगर वो बॉडी चाहे वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन में है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में है, तो अगर आपको उस बॉडी के स्टेट को चेंज करना है, आइदर इट इज़ एट रेस्ट और इन द कंडीशन ऑफ और इन द पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो इन दोनों कंडीशन को, चाहे रेस्ट की कंडीशन को बदलना है आपको, रेस्ट से उसको एक्सीलरेट करना है, या तो फिर आप वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको चेंज करना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, यानी या तो उसका एक्सीलरेशन को बढ़ाना है या तो फिर उसको रेस्ट पे लाना है। इन दोनों कंडीशन में अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, आइदर द बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन द कंडीशन ऑफ और पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक इसी तरह से जो ये डिस्कस हम कर रहे हैं लीनियर मोशन में, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये रोटेशन कर रही है किसी एक्सिस
के अबाउट रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन आप इसे कहें, तो उस बॉडी के स्टेट को चेंज करना, यानी अगर वो बॉडी किसी भी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अराउंड सर्कुलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी के प्रेजेंट कंडीशन को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा कपल्ड फोर्स की जरूरत होगी अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मीन्स moment of inertia plays the same role in rotatory motion as the mass of the body plays the role in the linear motion। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि आप ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है। मीन्स larger the mass of the body, it's then larger the force acts on the body to change the state of the body. This is about mass. And larger the moment of inertia of the body is larger the couple needed to change the state of the body. That's why this is the difference between moment of inertia. That is, mass plays the same role in linear motion as moment of inertia plays in the rotatory motion. Okay. अब हमें आगे के टॉपिक्स में दो बेसिक थ्योरम को स्टडी करना है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो 12th का सिलेबस, +2 का आप सिलेबस जो स्टडी करके आए हैं, ये सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है। आप इसको आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपके लिए रिकैप है, आपके लिए एक क्विक रिवीजन है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12th में स्टडी किया है, आपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत सारी बॉडीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड आउट किया होगा। वहाँ रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, थिन रोड है, रेक्टेंगुलर लमीना है, बहुत सारी बॉडीज हैं जहाँ आपने उन सब का वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया होगा। इट इन द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज मे बी इन द कोर्स ऑफ 11th। ओके, सो ये कुछ भी आपके लिए नया नहीं, आपको केवल इसको एक रिकैप की तरह लेना है। ये सब टॉपिक्स आप इन सब टॉपिक से फैमिलियर हैं, केवल एक रिकैप है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ यूज नहीं करेंगे और जल्दी से अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे, सिलेबस की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले आपको बता देते हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, हमें इनकी ज़रूरत होती क्यों है। देखिए, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बॉडी थी, ये कोई इरेगुलर शेप की बॉडी थी और इस एक्सिस के अराउंड हमें पता था इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = समेशन mi/r² है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सिस हो जो इस एक्सिस के या तो पैरेलल हो, जैसे मेरा ये पेन है, ये पैरेलल टू द y डैश, यहाँ से गुजरती हो, पेन से होकर गुजरती, यहाँ भी हो सकती है एक्सिस, ये एक्सिस यहाँ भी हो सकती है। मीन्स कोई भी पैरेलल एक्सिस हो जिसके अबाउट आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा जाए, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी पता है। दैट मीन्स you know the moment of inertia of the body and axis passing through the center of mass of the body। यहाँ से सेंटर ऑफ मास से होने वाली पास होने वाली किसी एक्सिस के अराउंड आपको ऑलरेडी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको इस तरह से डिड्यूस किया गया है। अब कोई एक्सिस है जो इस एक्सिस के जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरती है, इसके पैरेलल है, जैसे ये पेन इसके पैरेलल है। अब इस पेन के अराउंड भी ये बॉडी रोटेट कर सकती है, तो इस पेन के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमें बताएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, चूंकि ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल। अब एक दूसरा पॉइंट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों हमारी स्टडी में आया। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसलिए हमारी स्टडी में आया कि अगर हमें कोई दो एक्सिस है, मान लीजिए एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस यहाँ कहीं है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इन दोनों के अराउंड, इन दोनों एक्सिस के अराउंड हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है,
और हमें कहा जाए कि ये जो तीसरा म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, इसके अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो वो हमें आंसर देता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये तीनों एक्सिस क्या हो गए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। और जो आगे का हमारा टॉपिक्स हैं, जैसे हमें स्टडी करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क एंड जितनी भी हमारे पास आगे बॉडीज हैं, तो ये जो दोनों थ्योरम्स हैं ये आपको बेस देंगी, बेस प्रोवाइड कराएंगे टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दोज बॉडीज। उन बॉडीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको पहले समझना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो वो बॉडीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आगे हम स्टडी करेंगे, उन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इन दोनों एक्सिस का एप्लीकेशन है। यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को आप बेहतर तरीके से कैसे यूज करना सीख जाते हैं, ये उन टॉपिक्स को इस सिलेबस में इंक्लूड करने का मोटिव है। आप रिंग का बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट ज्योमेट्री एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट, तो ये सब बातें हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो बात हम यहाँ करने जा रहे हैं वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद इनका ही एप्लीकेशन आगे करेंगे to reduce the moment of inertia of different bodies. Okay, so let's start. This is theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis क्या है? Statement पहले पढ़ लेते हैं. It states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of moments of inertia of lamina about two axes at right angles to each other in its own plane intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it. यानी स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन लेमिना है, ये किसी रेगुलर शेप की भी हो सकती है, इरेगुलर शेप की, मैंने इरेगुलर शेप की जानबूझकर बनाई। तो अगर आपके पास इस लेमिना का, इस जो प्लेन लेमिना आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, इस प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड आपको फाइंड आउट करना है। ये जो पेन जहां से जा रहा है मीन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ बट परपेंडिकुलर, देखिए पेन परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना। तो ये चूंकि आपको पता है ये जो लेमिना है, प्लेन लेमिना है, एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जेड एक्सिस के अराउंड निकालने को कहा जाए तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? दैट इज अबाउट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी एक एक्सिस ये है एक्सिस ऑफ एक्स, दूसरा एक्सिस है एक्सिस ऑफ वाई, और ये जो प्लेन लेमिना है इस प्लेन में सिचुएटेड है। अब इस प्लेन लेमिना का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक ऐसे एक्सिस के अराउंड जो पॉइंट ओ से होकर गुजरे। यहाँ पॉइंट ओ कौन सा पॉइंट है? जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में आकर मिलते हैं, ये पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अराउंड आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करना है? ऐसे नहीं, to an axis passing through the point O, which is the intersection point of axis of x and axis of y, but perpendicular to the plane of the body. That is simply it is around z axis. So let's start to doing this. यहाँ देखिए, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। लेट Ix and Iy be the moment of inertia about the two axes perpendicular to each other
in a plane of lamina, then moment of inertia I about a line passing through the point of intersection and perpendicular to the plane is given by this type of equation. यानी किसी ऐसे लाइन के अराउंड जो पॉइंट O से होकर जाए और जो प्लेन ऑफ लेमिना के परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह का आएगा। यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आया? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर लेमिना, एंड दिस इज आई वाई is the moment of inertia of the body or lamina about axis of y. Okay, and this is the total moment of inertia of the body about an axis passing through the point O, that is the intersection point of axis of x and axis of y, and perpendicular to the plane of the body. So this is the total or resultant moment of inertia. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट OX एंड OY बी द टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, लेट M1 बी द मास ऑफ अ पार्टिकल एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम द एक्सिस थ्रू O and perpendicular to the plane X or Y. The distance of this particle from the Y axis is X1 and that of from the X axis is Y1. ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए। इस पार्टिकल का ये कोई यहाँ पर पॉइंट है P, यहाँ पर एक पार्टिकल सिचुएटेड है जिसका मास है m, और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, और जो ओरिजिन या जिसको हम पॉइंट O कह रहे हैं, इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो R1 यहाँ से मेजर किया गया है। ये जो डिस्टेंस है ये R1 है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक्सिस ऑफ एक्स से इस पार्टिकल का डिस्टेंस y1 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस y एक्सिस पे है, और एक्सिस ऑफ y से इस पार्टिकल का डिस्टेंस x1 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस x एक्सिस पे है। तो अब ये सारा फिगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस r1 है, एक्सिस ऑफ x से ये y1 डिस्टेंस पे है और एक्सिस ऑफ y से ये x1 डिस्टेंस पे है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी को जर्नलाइज करेंगे, और जर्नलाइज जो फॉर्म होगी इस पूरी बॉडी का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे देगा। सो लेट्स स्टार्ट हियर इज देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the particle about axis of x is m1 y1 square, ये आपको पढ़ रहे हैं, mass of the particle into square of the distance from the axis of, and similarly moment of inertia of the particle about y axis के around निकालेंगे, तो mass of the particle into distance from the y axis of the particle, that is equal to x1 square. So actually the moment of inertia of the particle about x-axis is m1 y1 square, and moment of inertia of the particle about x-axis about y-axis is m1 x1 square. ठीक है। अब ये लेमिना केवल एक पार्टिकल से तो मिलकर बनी हुई है नहीं, ये लेमिना जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली लेमिना, ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी, 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 हर जगह पार्टिकल्स होंगे। तो केवल हमने एक पार्टिकल के ऊपर डिस्कस किया और उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक्सिस ऑफ एक्स के अराउंड और एक्सिस ऑफ वाई के अराउंड निकाल दिया है। अब ये चूंकि लेमिना बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, बिकॉज द लेमिना एज टू एज्यूम्ड मेड अप बाय ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 एज एक्स्ट्रा एट अ डिस्टेंस r1 r2 r3 एज एक्स्ट्रा, so that the corresponding distance are y1 y2 y3 as extra, and from the x-axis, and x1 x2 x3 up to from the y-axis. Okay, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तो बहुत सारे पार्टिकल के से जब मिलकर बनी होगी तो बहुत सारी डिस्टेंसेस होंगी। मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल जो m2 मास का है वो
एक्सिस ऑफ एक्स से वाई डिस्टेंस y2 डिस्टेंस पे है और एक्सिस ऑफ वाई से x2 डिस्टेंस पे। इसी तरह से जो जिस पार्टिकल का मास है m3 वो एक्सिस ऑफ एक्स से y3 डिस्टेंस पे और एक्सिस ऑफ y से x3 डिस्टेंस पे। और इस तरह के पता नहीं कितने सारे पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये लेमिना टोटल मिलकर बनी हुई होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो होगा क्या, आई एक्स हम इसे कह रहे हैं, बिकॉज दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाई कैपिटल आई, मैं इसको बता चुका हूं आपको, अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स इज इक्वल टू m1 द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इनटू square of the distance of this particle from the axis of x. Similarly for the particle m2 and up to for all the particles by which this lamina is assumed to be made up. So this can be write as summation my square and about y axis, अगर यही पूरा जो थ्योरी है आप y एक्सिस पे अप्लाई करें, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y एक्सिस इज इक्वल्स टू m1 x1 स्क्वायर। x1 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y एंड दिस इज फॉर द मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 and similarly for all other, and this equation can be written as summation of mx square, where m is the total mass of all the particles and here x is the distance of all the particles from the axis of y. So moment of inertia of the lamina about perpendicular axis through O से गुजरने वाले अक्ष के परितः इस पूरी लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण गुण कितना होगा, तो वो होगा कैपिटल I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर। और समेशन mr स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि इस फिगर को आप देखें तो अगर आपको r1 की वैल्यू यहाँ से डिड्यूस करनी है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस है x1 और जिसका लॉन्ग है y1, तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए तो जो r1 का वैल्यू है वो आएगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और r1 स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये होगा। तो एक्चुअली r1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, और ऐसा केवल हमने किस पार्टिकल के लिए शो कर रहे हैं, m1 मास के पार्टिकल के। m2 मास के पार्टिकल के लिए r2 फाइंड आउट करेंगे, r2 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2। तो एक्चुअली जो r2 स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। So this, so here is m1 is same, the value of r1 is x1 square plus y1 square plus m2 is same, the value of r2 square is x2 square plus y2 square and up to as extra terms. So multiply m1 into the bracket, we have m1 x1 square plus m1 y1 square. m2 is multiplied by x2 square gives you m2 x2 square, and when m2 is multiplied by y2 square gives you m2 y2 square and plus up to okay. इन टर्म्स को ऐड करें सबको एक साथ, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर gives you mx square, and these terms m1 y1 square plus m2 y2 square plus up to m1 y1 square plus m2 y2 square gives you summation my square. So actually the moment of inertia about an axis passing through the center of mass of that particular lamina and perpendicular to the plane of lamina is given by summation mx square plus summation
my square. And what is summation mx square? Look at here. What is summation mx square is equals to iy, and what is summation my square is equals to ix. So actually the moment of inertia about a particle about an axis passing through the center of mass of the lamina or any body and perpendicular to the plane of the lamina is equals to the moment of inertia of the body about x-axis plus moment of inertia of the body about y-axis, and that is actually the moment of inertia about z-axis. So you can write this relation as Iz equals to Ix plus Iy. This is the same result. This. So moment of inertia about z-axis is equals to moment of inertia about x-axis and plus moment of inertia about y-axis. This is the theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis actually suggests us that if you want to find the moment of inertia about an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of the lamina, then it is equal to the moment of inertia of the body about x-axis plus the moment of inertia of the body about y-axis. This is the result that coming from the theorem of perpendicular axis. So let's move towards the theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis हमें क्या suggest करती है? तो statement आपको read करके बता देते हैं. It states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity and product of its mass and square of the distance between the two axes. क्या बताती है? सुनिए, ये हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप की बॉडी है. ओके, अब एक एक्सिस है हमारे पास PQ और दूसरा एक्सिस है RS. ओके, PQ ऐसा एक्सिस है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होता है यहाँ. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरता है. ये G जो रिप्रेजेंट किया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को. ओके, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये एक्सिस पास आउट होता है और ये कोई दूसरा एक्सिस है जो पैरेलल है इस एक्सिस के, PQ के पैरेलल है दूसरा एक एक्सिस RS. ओके, और टास्क ये है कि हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट RS. PQ के अराउंड हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्योंकि एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है. ठीक है, तो किसी पार्टिकल का जिसका मास m1 हो, इस पार्टिकल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किसके अबाउट? इस नए एक्सिस RS के अराउंड, जो कि एक ऐसे एक्सिस PQ के पैरेलल है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट होता है, पास थ्रू होता है. ये आपको बताएगा, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप स्टडी करके आए, वहां 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस आपने स्टडी किए, एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y एंड एक्सिस ऑफ z. एक्सिस ऑफ x के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, एक्सिस ऑफ y के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, एक्सिस ऑफ z के अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया और कह दिया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह की फॉर्म का होगा. अब यहाँ ये टास्क है कि आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अराउंड पता है या आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस मास का निकालेंगे फिर इसका समेशन कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा अबाउट एक्सिस ऑफ PQ. और RS के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. इसी कारण इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस.
क्योंकि ये दोनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये एक्सिस कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं यही, यहाँ हो सकती है, जैसे मैं पेन आपको रखकर दिखाऊं, यहाँ हो सकती है, 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 यहाँ। लेकिन कंडीशन ये है कि ये एक्सिस जो आर एस जिसको हमने लिखा है ये हमेशा इस एक्सिस पी क्यू के पैरेलल हो, तभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट आर एस be an axis in the plane of the paper and PQ a parallel axis through the center of gravity, center of mass of the body. The perpendicular distance between the two axes is x, here is x. Let m be the capital M, be the mass of the body, and m1 the mass of any particle distant x1 from PQ. ये इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल M है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1, और इस पार्टिकल की जो PQ एक्सिस से डिस्टेंस है वो है x1। तो अब हमें यहाँ से इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एक्सिस ऑफ आर एस। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे कि पहले इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे आर एस के अराउंड। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल का भी हम यहाँ, कोई ये जरूरी थोड़ा नहीं कि ये बॉडी केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से जब ये मिलकर बनी है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्टिकल का, पहले वाले मास m1 वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मास m2 वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, m3 वाले का, m4, m5, m6। और चूंकि ये प्रोसेस इतना लंबा है तो समीशन वहाँ हमारा वर्क करता है और वहाँ से हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने एक पार्टिकल मान लिया है जिसका मास m1 है और इसका डिस्टेंस pq से x1 है और pq से rs का डिस्टेंस x है। समझ रहे बात, मतलब ये पार्टिकल का मास है m1 और इस पार्टिकल की डिस्टेंस pq से है x1, जिस पार्टिकल का मास है m1, और pq और rs के बीच का डिस्टेंस है x। ओके, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m1 अबाउट rs के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस पार्टिकल का जिसका मास m1 है, इसका टोटल डिस्टेंस rs से कितना हो गया, ये है x1 और प्लस x, यानी ये जो पार्टिकल है ये rs से x1 प्लस x डिस्टेंस पे है। टोटल डिस्टेंस इसका x1 प्लस x है। तो x1 प्लस x जब इस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल फॉर्म हमें क्या दिखाता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ आर एस से, कितना हो गया x1 प्लस x, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x, और मास कितना है इसका m1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m1, दैट इज मास ऑफ द बॉडी, इनटू x1 प्लस x का होल स्क्वायर, यानी मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पार्टिकल का जिसका मास m1 है, इसका आपको rs के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज m1, इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज rs. So m1, and when you open this square, that is equal to x1 square plus x square plus 2x1x, and multiplied it by m1, that is gives you m1 x1 square plus m1 x square plus 2m1 x x1x. This is the moment of inertia of this particle of mass m1 about the axis of rs. So let's move forward. Now the moment of inertia of the body, not of the particle, this is of the body. क्योंकि आपने एक पार्टिकल का आपने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरे पार्टिकल का फाइंड आउट करेंगे, वो भी कुछ इसी तरह की फॉर्म का आएगा। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप m2 मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाइए अबाउट
एक्सिस ऑफ आर एस। तो कितना आ जाएगा, m2 x2 स्क्वायर प्लस m2 x स्क्वायर प्लस 2 m2 x2 x। m3 वाले का लिख के दिखाया है तो क्या होगा, m3 x3 स्क्वायर प्लस m3 x स्क्वायर प्लस 2 m3 x3 x, इस तरह से हो जाएगा। तो पूरी बॉडी का, चूंकि ये बॉडी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो इस पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करने को कहा जाए तो कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू m1 x1 स्क्वायर प्लस summation of m1 x1 square plus summation m1 x square plus 2 m1 x1 x, and this is equals to m1 x1 square plus m1 x square plus 2x, because x is a constant distance, 2 is already a constant out of the summation, because x is a constant distance, so coming out of the summation, and here is m1 x1. Okay, so because m1 summation of m1 x1 equal to 0. Why 0? Because sum of moments of all particles about pq passing through center of gravity is equals to 0. That's why m1 x1 equal to 0. So this term, the third term in this expression, will be 0. So we are left with I equals to summation m1 x1 square plus summation m1 x square. Okay. What is summation m1 x1 स्क्वायर? यानी ये उन सब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग अलग डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये पहले वाला पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पे है, दूसरे वाला पार्टिकल होगा x2 डिस्टेंस पे, तीसरे वाला पार्टिकल होगा x3 डिस्टेंस पे। और ये डिस्टेंसेस कहाँ से काउंट की गई हैं, यहाँ देखिए x1 डिस्टेंस कहाँ से काउंट की गई है, अबाउट फ्रॉम PQ। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल होगा m2 मास का यहाँ पे, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा। ये भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई है, PQ से। तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज फ्रॉम PQ। और PQ कैसी एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है। तो एक्चुअली इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ को हम लिख रहे हैं IG, दैट इज इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये टर्म आपको समझना जरूरी है। m1 x1 स्क्वायर, देखिए एक बात तो ये पक्की है कि ये क्या है, m1 x1 स्क्वायर है, तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मैथमेटिकली ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये किसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको अगर ये पता करना है तो इस x1 डिस्टेंस को देखिए कहाँ से मेजर की गई है। आपको पता लगेगा कि ये PQ से मेजर की गई है। अगर ये PQ से मेजर की गई तो PQ कौन सा एक्सिस है, PQ एक ऐसा एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। इसलिए इसका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, एक्स स्क्वायर आपको पता है कांस्टेंट डिस्टेंस से समेशन से बाहर आ गई, एंड समेशन ऑफ m1 यानी ऐसे सारे पार्टिकल का टोटल मास जो m1 जैसे पार्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए m2 है, m3 है, m4 है, या इसे आप mi भी लिख सकते हैं। कई बार मोस्ट करेक्ट फॉर्म इज mi स्क्वायर, सॉरी mi, यहां भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। m1 x1 ना लिख के m2 x2 लिख सकते हैं। चूंकि ये वहीं से हमने फॉरवर्ड किया है तो इसको आप mi xi स्क्वायर, mi x स्क्वायर प्लस 2 mi xi x लिख सकते हैं। दैट्स इज मोर करेक्ट फॉर्म, पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चूंकि एक्सप्रेशन पीछे से हमने पुट आउट किया इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। चलिए, अब हमें पता लग गया कि एक ऐसी एक्सिस जिसके अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का फाइंड आउट करना चाहते हैं, that is about RS, the axis of RS is equal to the moment of inertia of the body about an axis passing through its center of gravity plus x square is the constant distance, and summation of m1. What is summation of m1? That is the sum of
masses of all the particles by which the body is made up. So that is equal to the mass of the body. So this theorem is actually is I, that is the moment of inertia of the body about an axis through which we want to find the moment of inertia of the body. Ig is the moment of inertia of the body through an axis passing through its center of gravity, and m plus m is the mass of the body, and x square is the distance between the two parallel axes. So this is actually the theorem of parallel axis, and it states that the moment of inertia of a body through an axis which is the parallel to another axis passing through the center of gravity have the moment of inertia Ig plus the mass of the body and square of the distance between the two axes. Let's remind one more time this. It states that moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about the parallel axis through its center of gravity, and the product of its mass, that is capital M, and square of the distance between two axes, that is x. So this is a statement of theorem of पैरेलल एक्सिस. ओके, तो अभी हमने जो स्टडी किया वो था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें एप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, यानी किस तरह से हम इन दोनों थ्योरम्स का यूज करते हुए बहुत सारी जो बॉडी हैं, रेगुलर शेप की बॉडी हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर. इसमें मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, जो आपके सिलेबस में है वो रिंग है, डिस्क है, रेक्टेंगुलर लमीना है, रोड है, एक यूनिफॉर्म थिन रोड है, और सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है. ये सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, और बाय द यूज और बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस and the theorem of perpendicular axis. Okay, so let's start it. Moment of inertia of the ring. Ring का आपको moment of inertia find out करना है. Ring आप जानते हैं जो मास है रिंग पे वो केवल कहाँ होता है, उसकी सरकमफ्रेंस पे. मास, चूंकि रिंग इस तरह की शेप है, कुछ इस तरह की शेप है, जो मास एग्जिस्ट करता है वो केवल कहाँ करता है, इसकी सरकमफ्रेंस पे एग्जिस्ट करता है. तो इस रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. ओके, सो अगर हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कौन से एक्सिस होंगे जो जिनके अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो बहुत सारे एक्सिस होते हैं. पहली बात आप समझेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डायमीटर को समझाने की जरूरत नहीं है. अब दो बातों को समझ लीजिए. पहली बात आपको समझनी है ज्योमेट्रिकल एक्सिस. ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस किसी भी बॉडी का वो एक्सिस होता है जो उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट हो और उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो. जिस प्लेन में वो बॉडी है उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एक ऐसा एक्सिस. अगर मैं आपको रिंग की बात कहूं तो ऐसा एक्सिस, एन एक्सिस दिस, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. जैसे इस पेन की निब, इस तरह का एक एक्सिस जो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो और उस जिस प्लेन में वो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर हो, ऐसे एक्सिस को हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं. तो आप जो एप्लीकेशन अभी स्टडी करने वाले हैं, इस एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल एक्सिस का नॉलेज होना जरूरी है.
सेकंड बात जो टेंजेंट है, टेंजेंट आप पता है आपको कि स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट कहते हैं। ओके, इंग्लिश में हम टेंजेंट को स्पर्श रेखा जो है वो उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट का जो केस हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें जो रिंग वाला केस है इसमें हम 4 बिंदुओं के परितः है, यानी अबाउट 4 पॉइंट्स ऑफ द रिंग हम स्टडी करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, और 4 पॉइंट के अराउंड। तो उनमें से जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे, पहला पॉइंट होगा अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, दूसरा पॉइंट होगा अबाउट डायमीटर, तीसरा पॉइंट होगा अबाउट टेंजेंट, और कैसी टेंजेंट, जो इस रिंग के प्लेन में हो, और जो चौथा पॉइंट है वो भी अबाउट टेंजेंट ही है, लेकिन वो टेंजेंट एक ऐसी टेंजेंट है जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट तो दोनों हो सकती है, टेंजेंट तो दोनों हो सकती है। एक टेंजेंट ये भी है कि ये यहां से पास आउट हो जाए, ये ऐसे प्लेन में है, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, आप ये देख रहे होंगे 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई प्लेन में है रिंग। तो एक ऐसी टेंजेंट जो, ये मान लीजिए ये पेन एक टेंजेंट है, ये पेंसिल एक टेंजेंट है, तो एक ऐसी टेंजेंट जो इस रिंग के प्लेन में हो, यानी इस रिंग, ये जो रिंग है जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में टेंजेंट है। लेकिन टेंजेंट केवल ऐसे थोड़ी हो सकती, टेंजेंट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम टेंजेंट को, ऐसे नहीं, ये देखिए टेंजेंट तो ये भी है, ये भी इसके सर्कमफ्रेंस को छूती हुई जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसी टेंजेंट है जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट तो ये भी है, टेंजेंट ये भी है, समझ रहे? तो हमें जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, वो 4 पॉइंट्स के अराउंड फाइंड आउट करना है। पहला ज्योमेट्रिकल एक्सिस, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक ऐसा एक्सिस है जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से होके जाएगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड डायमीटर है, डायमीटर आप जानते हैं 2 डायमीटर हो सकते हैं, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। और चौथा जो पॉइंट जिसके अराउंड हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो है अबाउट a tangent perpendicular to the plane of the ring. Okay, so let's start. Here is moment of inertia of the ring. Let us consider a ring of radius r. This is the radius r of the ring and having mass m, which is in xy plane. ये coordinate system यहाँ draw किया गया है। ये suggest कर रहा है कि इस body का जो plane है वो xy plane है। Let O be the center of the ring. O be the center of the ring. The geometrical axis of the ring is in the direction of z axis. क्योंकि ये देखिए, ये अगर xy प्लेन में है तो z एक्सिस कहाँ से जाएगा? यहीं से तो जाएगा, यहीं से तो जाएगा z एक्सिस, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो एक्चुअली जो z एक्सिस है, यहाँ कुछ हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशन पे हमने इसे ड्रॉ किया गया है, तो इसी तरह की फिगर होगी। तो एक्चुअली इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगा। और इसका नहीं, हर बॉडी का, जब भी हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात करेंगे तो अंडरस्टूड होगा हम एक ऐसे एक्सिस की बात कर रहे हैं जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, सो अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द रिंग, दैट इज एक्सिस दैट पास थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ring. This. So let ring is made up by many small elements situated at circumference, because mass उसकी circumference पे ही है. Every element is
at a distance capital R from the center of the ring, let n element of the ring or let n element of mass m situated at point P as this. ये देखिए, ये रिंग है जिसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। क्योंकि इसका जो मास है वो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस पे है, तो उसी सरकमफ्रेंस में से कोई एक छोटा सा पार्टिकल है इसके मास का, जिसका मास है m, और ये पॉइंट P पर सिचुएटेड है, और इस पॉइंट P का जो सेंटर से डिस्टेंस हो ऑब्वियसली कैपिटल R होगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये मास केवल यही हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ। एक बात कॉमन रहेगी कि इसका सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सेंटर से इसका डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहेगा। और हम इस बॉडी का, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, दैट इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ दिस बॉडी। तो अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और ज्योमेट्रिकल एक्सिस कैसा एक्सिस है, जो इस पॉइंट O से होकर जा रहा है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस कह रहे हैं। तो पहले हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड देन उसको हम जनरलाइज करेंगे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of the ring. Let's do this. So moment of inertia of the element about the geometrical axis is equal to mr square. This is a simple mathematical formula for calculating the moment of inertia, that is mass of the element into square of the distance from the axis of rotation, and this time axis of rotation is geometrical axis, and geometrical axis is an axis passing through the center of mass of the body or center of the body and perpendicular to its plane. Then moment of inertia of ring about the geometrical axis, that is z axis, is equal to I equals to summation mr square, that is summation of all the elements by which the circumference or the ring is made up, and is equal to, because r is always constant, look at here, r is always constant. If mass is here, if mass is here, if mass is here, this distance from the center of mass is r. If mass is here, if element to be considered here, then this distance is always r. If element is here, then this distance will be capital R. So always the distance of all the elements by which this ring is made up is equal to capital R. So moment of inertia of the ring about geometrical axis, that is z axis, is equal to I equals to summation mr square, and because r is constant, so coming out of the summation, and summation of m, that is the sum of all the elements by which the ring is made up, and that is equal to the total mass of the ring. So the moment of inertia of the ring about the geometrical axis, that is an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the ring, is equals to I equals to mr square. That is the moment of inertia of the body about z axis और geometrical axis. About diameter find out करने की कोशिश करते हैं. डायमीटर के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो देखिए, ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास रिंग है. इस रिंग के दो डायमीटर हमने कंसीडर कर लिए. ऐसा नहीं कि केवल यही दो डायमीटर हो सकते हैं, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप कोई भी सरकमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दें जो सेंटर से होकर गुजरे, एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को जोड़े और सेंटर से होकर जाए, एनी लाइन ज्वाइनिंग द
two point of the circumference and passing through the center of the ring is known as the diameter of the ring. Okay, so अगर इस तरह का डायमीटर, ये हमने दो एक्सिस, दो डायमीटर जिनको हम एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश कहने वाले हैं, इनको ही हमने क्यों कंसीडर किया? बहुत सारे डायमीटर, बहुत सारे एंगल पे डायमीटर मिल सकते, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की नॉलेज को एक्वायर करके यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे उन दोनों थ्योरम को यूज करना है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं इस तरह के डायमीटर ड्रॉ करता हूँ तो ये डायमीटर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायमीटर हैं। ओके, और अगर ये परपेंडिकुलर डायमीटर है तो मैं यहाँ आराम से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने से पहले आपको इसकी सिमेट्री को चेक करना पड़ेगा। यानी अगर आप इस रिंग को देखें, इसके अपर हाफ, मैंने यहाँ पेंसिल रख दिया, ये पेन रख दिया मैंने, अब इसके अपर हाफ को देखें और लोअर हाफ को देखें, सिमेट्रिकल है एक दूसरे, मिरर इमेज है। अब मैं इस पेन को इस तरह से लिख देता हूँ, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो राइट साइड का मिरर इमेज है, सिमेट्रिकल है बॉडी। तो यानी जो रिंग जैसी बॉडी है वो एक्चुअली डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डायमीटर के अराउंड या इस डायमीटर के अबाउट, वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डायमीटर के अबाउट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। ये शर्त केवल कहाँ लागू होती है, ये कंडीशन केवल कहाँ लागू होती है? जब हम बात कर रहे होते हैं सिमेट्रिकल बॉडीज के ऊपर। अगर कोई असिमेट्रिकल बॉडीज है वहां ये कंडीशन नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी, मान लीजिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सिमेट्रिकल बॉडीज को जब हम एएमटी स्टडी कर रहे थे तब भी आपसे डिस्कस किया गया था। तो सिमेट्रिकल बॉडीज जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को अगर आप पैरेलली बीच में से एक प्लेन या लाइन गुजारें उसके, तो जो अपर हाफ है वो लोअर हाफ का सिमेट्रिकल नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होती। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, अगर आप किसी लाइन या प्लेन से इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो राइट साइड के सिमेट्रिक है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जो इसको हॉरिजॉन्टली दो अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं, तो अब आप देखेंगे जो अपर हाफ है इसका, ये इसके लोअर हाफ से सिमेट्रिक नहीं है। तो अब ये नहीं कह सकते इस लाइन के अलोंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका इस लाइन के अलोंग होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही अगर आप रिंग जैसी बॉडी की बात करें तो इसका आप इसको ऐसे डिवाइड कर ले तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो राइट साइड के सिमेट्रिकल है, और चाहे आप ऐसे डिवाइड कर ले जो अपर हाफ है वो लोअर हाफ के सिमेट्रिकल है। तो एक्चुअली ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, और सिमेट्रिकल बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करते हैं तो सीधे ये है कि चूंकि मैंने इस पॉइंट को एक्स एक्स डैश कहा है और वाई वाई डैश कहा है, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट डायमीटर एक्स एक्स डैश, वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट डायमीटर वाई वाई डैश। सिमेट्रिकल बॉडीज का ये फायदा हमें होता है। और दूसरा फायदा हमें ये होने वाला है यहाँ कि ये दोनों जो डायमीटर है जिनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। यहाँ से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बिल्कुल आसानी से हम यहाँ यूज कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ring is symmetrical about diameter, hence moment of inertia about every diameter of the ring will be same, प्रत्येक diameter के। Let xx dash and yy dash be the two perpendicular diameter of the ring if ix and iy be the moment of inertia, ix and iy be the moment of inertia of the ring about these diameter respectively, यानी जो ix है वो xx dash के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी रिंग का, और जो आई वाई है वो वाई वाई डैश के अबाउट इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह का है
तो आई एक्स इक्वल्स टू होगा आई वाई के, इक्वल्स टू होगा आई टी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ द बॉडी। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगी थी बॉडी तो हम नहीं लिख सकते थे। यानी जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स, वही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस ऑफ वाई। और एक्चुअली हम ये दोनों एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश हैं क्या? ये डायमीटर ही तो है इस बॉडी के। तो एक्चुअली जो आई एक्स की वैल्यू होगा वो आई वाई की वैल्यू होगा, और हमने इसको कह दिया से दिस इज आई डी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, सो फ्रॉम द theorem of perpendicular axis we have this result, Ix plus Iy equals to Iz, that is moment of inertia of the body about z axis equals to the moment of inertia of the body about x axis plus moment of inertia of the body about y axis। और z axis क्या है? inertia about z axis, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या है? ये इसका ज्योमेट्रिकल, इस बॉडी का, इस रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। ज्योमेट्रिकल बॉडी का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। जेड क्या है? एक ऐसा एक्स है, एक ऐसा एक्सिस है जो इस बॉडी के सेंटर से पास आउट होता है और इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? ये एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस जेड एक्सिस ही तो है। तो इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आर स्क्वायर। नहीं है? यहाँ देखिए ये क्या है, ये रिजल्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और ये भी क्या है? आईजेड, आईजेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस अगर ये है तो इसके अराउंड जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। और आई एक्स है आई डी के बराबर, और आई वाई भी है आई डी के बराबर। तो आई एक्स की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया? आई डी। आई वाई की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया? आई डी। और आई जेड क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ जेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। So that is equal to mr square. Iz equals to mr square. So id plus id, 2id equals to mr square, and inertia of the body about its diameter, that is inertia of the ring, that is moment of inertia of the ring about its diameter, is equals to 1/2 mr square. 1/2 mr square. That is half of the moment of inertia of the body about ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये पूरा आधा है, यानी डायामीटर के अराउंड रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ठीक आधा होगा, ठीक आधा होगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन में टेंजेंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कितना होगा? सो लेट ए बी एनी टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन के, रिंग के प्लेन में कोई एक टेंजेंट है जिसको हम कह रहे हैं ए बी। The tangent AB is parallel to the diameter xx dash. The tangent AB is parallel to the diameter xx dash of the ring as the diameter passes through the center of gravity O. Then देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक रिंग है और एक ऐसी टेंजेंट को आप इमेजिन कीजिए जो इसके प्लेन में हो, यानी इसी प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, इसी प्लेन में। तो ये टेंजेंट यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं मान तो यहाँ भी सकता हूँ, टेंजेंट क्या यहाँ नहीं मानी जा सकती? ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास रिंग है
टेंजेंट क्या हुई इसके प्लेन में, यहाँ भी टेंजेंट हो सकती है, यहाँ भी टेंजेंट हो सकती, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जरूरी नहीं यही, आप यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी इसके प्लेन, जो इसके प्लेन में टेंजेंट है वही है। यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, सब जगह। लेकिन मेरे पास फिर से एक टास्क है कि मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को जानता हूं। तो मुझे ये भी पता है कि इसके जो दो पैरेलल डायमीटर हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इस डायमीटर को मैं नाम कह रहा हूँ एक्स एक्स डैश, और इस डायमीटर को मैं कह रहा हूँ वाई वाई एंड वाई डैश। तो मुझे ये भी पता है कि अगर इस थ्योरम को मैं यूज करना चाहता हूँ, और कोई, चूंकि देखिए टेंजेंट तो सब है, लेकिन मुझे वो टेंजेंट चूज करनी है इसके प्लेन में। दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इसके प्लेन में टेंजेंट है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, वो अगला टॉपिक है। इसके प्लेन में है, जिस प्लेन में, अगर इस प्लेन को, जो ये कागज का प्लेन है, इसको आप एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, अगर यहाँ रिंग रखी है इस कागज के ऊपर, तो प्लेन, तो टेंजेंट भी इसी कागज में ड्रॉ की गई है, यहाँ 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 कहीं भी टेंजेंट आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो टूल है, जो मेरे पास साधन है, जो मेरे पास मशीनरी है, जो मेरे पास टास्क है, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इसके प्लेन में है, परपेंडिकुलर तो नहीं है इस प्लेन के। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे मुझे बात नहीं करनी अभी, ठीक है। मुझे जो यूज करनी है वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी है। और पैरेलल कौन से टेंजेंट होंगे? या तो मैं इस टेंजेंट को ले लूं और इस डायमीटर को ले लूं, ये भी मेरे पास एक चॉइस है, या मैं इस टेंजेंट को ले लूं, इस डायमीटर को ले लूं, ये भी मेरे पास एक चॉइस है। सॉरी। या तो फिर मैं इस टेंजेंट को ले लूं और इस डायमीटर को ले लूं, जिसको मैंने एक्स एक्सिस नाम दिया, या फिर मैं इस टेंजेंट को ले लूं और इस डायमीटर को ले लूं, ये भी मेरे पास एक चॉइस है। तो अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, अकॉर्डिंग टू माय फैसिलिटी और सर्कमस्टांसेस और कंडीशन, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ये टेंजेंट लूंगा तो ये डायमीटर लूंगा, ये टेंजेंट लूंगा तो ये डायमीटर लूंगा, ये टेंजेंट लूंगा तो ये डायमीटर लूंगा, ये टेंजेंट लूंगा तो ये डायमीटर लूंगा। तो ये आप अपनी, कारण क्या है? मुझे ये पता है कि इस प्लेन में ये टेंजेंट है और इसी प्लेन में ये डायमीटर है, तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल। इस प्लेन में ये टेंजेंट है, इसी प्लेन में ये डायमीटर है, तो ये भी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस टेंजेंट को लेता हूँ, ये भी इसके प्लेन में टेंजेंट है और इस प्लेन में डायमीटर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल। तो कुल मिला के कहने की ये बात है कि मुझे अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ टेंजेंट चूज करनी है। वो अलग बात है, चूज आप ये भी कर सकते हो, मैं इसको मना थोड़े ना कर रहा हूँ कि टेंजेंट नहीं है, लेकिन इसको चूज करने से आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगा पाएंगे। तो ये कहानी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना है अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। Let AB be any tangent in the plane of the ring. The tangent AB is parallel to the diameter XX dash. XX dash ये मेरे पास डायमीटर है, तो जाहिर सी बात है या तो मैंने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करनी है, या तो फिर टेंजेंट मुझे यहाँ ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द XX dash। और ये जरूरी नहीं, आप y y dash के अराउंड भी पैरेलल भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कहीं भी। लेकिन पैरेलल करने से एक फायदा ये होगा कि मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने में सुविधा हो जाएगी। As the diameter passes through the center of gravity, then as the diameter passes through the center of gravity, then let us look at here. Ig, that is the center of inertia about gravity, is equals to Id, that is inertia about diameter, क्योंकि diameter इसके gravity से pass out होता है, center of gravity से pass out होता है, is equals to half mr²। तो अब मुझे AB के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और मुझे XX डैश के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
रिजल्ट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डिजायर्ड एक्सिस is equal to moment of inertia about the axis passing through the center of gravity plus mass of the body into square of the distance between the two axes। तो यहाँ देखिए, अगर मुझे AB के अराउंड इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू an axis which pass through the center of gravity of the ring, and x-axis dash is surely be passed through the point O, that is the center of gravity of this body, plus mass into square of the distance, square, which what is the distance between these two axes, the x-axis dash and tangent AB is the radius of the ring, that is equal to R. So according to the theorem of parallel axis, inertia of the ring about AB, inertia of the ring about AB is equals to Ig, that is inertia of the ring or inertia of the ring about gravity plus mass of the ring into distance, square of the distance between two axes, and the square of the distance between two axes is capital R. What is Ig? Ig is Id and equals to half mr square. So half mr square plus mr square results in 3/2 mr square. This is the result, that is inertia about AB. And what is AB? AB is a tangent in the plane of the ring. तो ये इनर्शिया आएगा AB के अराउंड। ओके, अब मुझे इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट ही है लेकिन इस बार परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी इस तरह से इस तरह से ये टेंजेंट इसके सरकमफ्रेंस को छूते हुए जा रही है लेकिन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे अभी एक्सिस ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना है। लेकिन अगर मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना है तो मुझे इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस चाहिए, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड फाइंड आउट करना है और मुझे एक दूसरा एक्सिस चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो मुझे पता है कि एक ऐसा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? एन एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस नहीं है तो ये दोनों एक्सिस क्या हुए, ये दोनों एक्सिस क्या हुए, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए पैरेलल, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है, कैपिटल आर है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर है, कोई भी रिंग है उसके परपेंडिकुलर है। और टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बीच में से ड्रॉ तो नहीं करेंगे, सरकमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं टच करके जाएगी। तो सरकमफ्रेंस से टच करके जाएगी, तो चूंकि ये CD इस तरह से प्लेन में नहीं है, इस तरह से, एक्चुअली ये इस तरह से CD जिसको मैं लिखा है हमने वो कुछ इस तरह से, जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके पैरेलल एक ऐसा एक्सिस मुझे पता है जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाता है, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने में यहाँ कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, तुरंत मुझे यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर देनी चाहिए। सो लेट्स यूज, लेट CD be n tangent that is perpendicular to the plane of the ring, then inertia about CD, inertia about CD, इस टेंजेंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, Ig plus mr square। Ig the an axis that is inertia about an axis passing through its center of gravity plus mr square that is mass of the body plus mass of the body into the distance between the two axes, and distance between the two axes is R. And what is Ig here? Inertia about gravity। कौन सा ऐसा एक्सिस है जो CD के पैरेलल है, वो क्या है,
ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² प्लस mr², दैट इज ICD, दैट इज इनर्शिया अबाउट CD इज इक्वल्स टू 2mr², दैट इज ICD इक्वल्स टू 2mr². So that is the moment of inertia of the ring about a tangent which passing through any point of the circumference, or touches any point of the circumference but perpendicular to the plane of the ring. Okay, so this is all about the moment of inertia of the ring. हमने moment of inertia ring का find out किया about an axis which is passes through the center of the body and perpendicular to the plane of the body, that is geometrical axis, that is equals to I equals to mr². फिर हमने इनर्शिया फाइंड आउट किया, फर्स्ट पॉइंट था. हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया अबाउट डायमीटर, तो दैट इज इक्वल टू ID इज हाफ ऑफ mr², इसका ठीक आधा. ओके, फिर हमने एक ऐसी टेंजेंट के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जो इस रिंग के प्लेन में थी, और वो टेंजेंट थी AB. तो I अबाउट AB हमारे पास आया 3/2 mr², ये इससे ज्यादा इनर्शिया था. और फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया, इनर्शिया अबाउट CD, एक ऐसी टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज इक्वल्स टू 2mr². तो अगर इन चारों पॉइंट पे आप ध्यान दें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ केवल यहाँ डिक्रीज है, बाकी mr², फिर घटा हाफ mr², फिर बढ़ा 1.5 mr² एंड हियर इज 2mr². तो अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको चेक करनी है कि इस रिंग का स्टेट आपको चेंज करना है, तो सबसे ज्यादा जो कपल्ड फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस कंडीशन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है. टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, higher the mass of the body is greater the force that is applied to the body to change its state into the linear motion, and higher the moment of inertia of the body is larger the coupled applied to the body into the rotatory motion. तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है. इस कंडीशन में इस रिंग की स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा कपल्ड फोर्स की जरूरत होगी. सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ कपल्ड फोर्स लगाना पड़ेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग is 2mr², and that's why this is the larger or largest moment of inertia among these all 4 points. Okay, so students, thank you for now and meet you into the next one. Till then, thank you.